17 मई साल 1498 को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा था, जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने राज्य किया था। तो फिर हुई कैसे भारत की खोज? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगून आदि आते थे, वे हमेशा पश्चिम एशिया में जोड़ने वाले दर्रे से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे वास्तव में ही भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत अपने कृषि उद्योग के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, जिस कारण भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों की होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया महाद्वीप के चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों पर व्यापार स्थलीय मार्गों द्वारा ही हुआ करता था। लेकिन कुछ यूरोपियों को लगता था कि स्थलीय मार्ग काफ़ी लंबा लगता था, इसलिए यूरोपियों ने मिलकर एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया। मगर कई सालों के प्रयास के बाद भी ये सफल नहीं हुए, क्योंकि उस समय समुद्र को लेकर यूरोप में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी, जैसे कि यदि वे नाव को समुद्र में ज़्यादा आगे तक ले जाएंगे तो नाव एक छोर से दूसरे छोर में फंस जाएगी। इसलिए कुछ नाविक समुद्र में लंबा सफ़र नहीं तय करते थे। लेकिन फिर 1960 दशक में पुर्तगाल के शहर सीनस में जन्मे वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोजकर यूरोप के सामने व्यापार का नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया। कैसे शुरू हुआ भारत को खोजने का सफ़र? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1960 दशक के आसपास ही पुर्तगाल के संस में हुआ था। इनके पिता एडडेवा भी एक अच्छा नाविक और समुद्री खोजकर्ता भी रहे। वास्को डी गामा का सारा जीवन अपने पिता के साथ एक नाविक सफ़र पर ही बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में भर्ती हो गए। यहीं पर वे नाव में लंबा सफ़र तय करना सीख लिया। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता दी, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को खोजने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के एक ही खोजकर्ता बार्टोलो डायस ने अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक यात्रा करके यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। जिसके बाद डी गामा, जो समुद्री यात्रा और खोजबीन में काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखता था, वो जानता था कि यदि हिंद और अंटार्कटिका महासागर अफ्रीका भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिण कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के मध्य भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू कर दी और कई माह की यात्रा के बाद वे कैप वादिन द्वीप समूह पर पहुंच गए और वहीं 3 अगस्त तक रुके रहे। उसके बाद वे जब वहां से चले तो उस स्थान को चिन्हित करने के लिए एक पत्थर गाड़ दिया और वहां से आगे को प्रस्थान कर गए। और कुछ समय समुद्र में यात्रा करने के बाद उनका जहाज़ आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेन पे में पहुंचा।
रास्ते में समुद्री तूफान के कारण अगले 22 नवंबर तक उनका जहाज़ आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब मौसम सही हो गया तो वे अपनी यात्रा आरंभ कर दी और कैप ऑफ गुड होप पहुँच गए। दोस्तों बता दें कि जब वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप पर पहुँचे तो उसने सोचा कि भारत तक पहुँचने का उनका सपना पूरा हो सकता है और इस स्थान को चिन्हित कर एक पत्थर गाड़ दिया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। वास्को डी गामा कई नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी वे एक स्थान पर रुके और अपने जहाज़ की मरम्मत की और यात्रा पुनः आरंभ कर दी। और 2 मार्च 1498 को डी गामा का जहाज़ मोजाम्बिक द्वीप समूह पर पहुंचा। डी गामा जब अपने साथियों के साथ मोजाम्बिक की ज़मीन पर कदम रखा तो वहां के लोगों को लगा कि ये हमारी तरह एक मुसलमान है और वे डी गामा की मदद की। मोजाम्बिक पर पड़ाव डालना डी गामा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। वास्को डी गामा को वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिले जो भारत से व्यापार करते थे। इससे डी गामा को और विश्वास हो गया कि वे उचित दिशा की ओर बढ़ रहा है। फिर डी गामा अपना जहाज़ आगे के लिए बढ़ा दिया। 17 मई 1498 को डी गामा का जहाज़ मोम्बासा पहुंच गया। मोम्बासा के एक स्थान नालंदा में उसने अपना पड़ाव डाल दिया और वहां उनकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम कालीकट तट पर जाने का मार्ग जानता था। डी गामा ने उसे भी अपनी जहाज़ में ले लिया और यात्रा शुरू कर दी। लगातार 20 दिनों की यात्रा के बाद हिंद महासागर को पार करते हुए डी गामा को अब भारत के पर्वत, नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के दक्षिण पश्चिम कालीकट तट पर पहुंचा। वहां के लोगों द्वारा वास्को डी गामा का काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया। वो वहां लगभग 3 माह तक रहा और भारत की कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता गया। दोस्तों डी गामा के कालीकट तट पर पहुंचने के बारे में कई लोगों की सहमति नहीं हुई पाई है। दोस्तों यहाँ 3 माह रहने के बाद डी गामा 20 साल से अधिक यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लौट गए और इसी दौरान उसने 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए। दूसरी बार उसे 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा। दोस्तों डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा करने के बाद वह तीसरी बार फिर भारत गए और तभी कालीकट तट में डी गामा की मृत्यु हो गई। दोस्तों कई इतिहासकारों का बताना है कि इसकी मृत्यु मलेरिया से हुई है, लेकिन आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।